हेलो बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। और ये 12th फिजिक्स की बात करें तो 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों वो पूरी तरह से चार्ज पे टिका होता है। यानी 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए एक तरह से मैं बोल सकता हूँ चार्ज हीरो है वहां पे। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब क्या होने वाला है, जब चार्ज मूव करेगा तब क्या होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे। इसी वजह से 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन कब बात करेंगे, जब चार्ज रेस्ट में होगा। चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन कब, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम डिस्कस करेंगे जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे, चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर बच्चों बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज। अगर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड होता है, तो इलेक्ट्रो जो वर्ड आया है वो चार्ज से रिलेटेड है। स्टैटिक्स माने रेस्ट में होना, उसी वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इसमें, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो अगर आप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द फिनोमिना एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। सिंपल सी बात है जो मैंने अभी शुरुआत में बता दिया कि इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इनका जो भी फिनोमिना होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी कहानी चार्ज पर टिकी होगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे यहां पर हम बात करेंगे चार्जेस आर एट रेस्ट। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रेस्ट। क्लियर बच्चों, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। अब मुद्दा यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे करें। अलग अलग तरह की डेफिनेशन है ये, लेकिन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो सिंपल सी बात है, मैटर के पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये मैटर क्या करता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और ये जिस प्रॉपर्टी कारण होगा उसको हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है। और इस चार्ज को कैरी कौन करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें तो हमको पता होना चाहिए, किसी भी मैटर की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है उसी वजह से मैटर क्या करता है, अपने चारों ओर सराउंडिंग, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब बच्चों चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलाम। क्लियर है, ठीक है। कूलाम जो है साइंटिस्ट के नाम पर था तो उनके नाम पर रखा गया। डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं, यहां पर हम डायमेंशन बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। चार्ज की डायमेंशन निकालनी है तो चार्ज को चलो मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, तो चार्ज और करंट में रिलेशन होता है, चार्ज इक्वल टू होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। करंट की बात करें तो बच्चों करंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल ए, टाइम का होगा कैपिटल टी। तो ये चार्ज की डायमेंशन बन गई A1 T1। क्लियर है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। ये बात होगी चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगी, वो मैंने आपको बता दिया। छोटी छोटी चीजें और अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटोन की बात करें तो प्रोटोन पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव होता है, बस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास की बात करें तो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अगर आप देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन के मास में जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 10⁻31 और प्रोटॉन के मास में आ रहा है 10⁻27।
तो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन हेवियर होता है। और बच्चों आप इसको रिजल्ट को याद रख सकते हैं, मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना टाइम्स होता है। काम आएगा हमारी, कई बार कैलकुलेशन में काम आ जाता है, कैलकुलेशन को इजी कर देता है कि ये प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिफाइन कर दिया, उसका ऐसा यूनिट सब बता दी। प्रॉपर्टी क्या होगी, उस प्रॉपर्टी से पहले बेसिक चीज जो होती है कि हम बार बार, क्योंकि बच्चों आपको पता है छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज प्लस होता है माइनस होता है, दो टाइप के चार्ज बताते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आया कैसे, ठीक है, बहुत शुरुआत में बच्चों ये जो चार्ज आए थे दो टाइप के, उनको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम दिए गए थे, तो जो उनको बोलना बार बार मुश्किल लग रहा था, तो अपनी सुविधा के लिए पुराने जमाने में चार्ज का नाम दे दिया, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी भी बॉडी पे चाहे वो पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो बच्चों अब पूरी इलेक्ट्रोस्टैट, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए आपको दिमाग में बिठा लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। देखो कैसे होता है, देखो यहां पे देखते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास ये है एक बॉडी ए, दूसरी बॉडी है बी, बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब बच्चों समझ में आना चाहिए, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेम हम बात करें, जो मटेरियल ए है, बॉडी ए है, इसमें दुनिया भर के एटम है, और दुनिया भर के एटम न्यूट्रल अगर हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम पैटर्न पर यहां पर भी होगा, जितने प्रोटॉन इस बॉडी में उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में होंगे, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है। तो ये बैलेंस बना हुआ है, यानी प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है, तो इसको हम बैलेंसिंग कंडीशन बोल सकते हैं। अगर इस बैलेंसिंग को हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा, चार्ज आएगा। कैसे आएगा, देखो मान लो बॉडी ए से बॉडी बी पर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, चलो मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो बच्चों जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे होगा क्या, ए के पास, आप देखना ए के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके कंपैरिजन में होगी, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। भाई शुरुआत में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे थे, अब हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकाल दिया। तो क्लियर समझ में आ रहा है, यहां पर यह है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बॉडी, क्योंकि प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस केस में ये जो बॉडी ए है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। बी पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो जो बच्चों जैसे बी पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बी पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। शुरुआत में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, लेकिन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी पर बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जैसे बी पर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसी वजह से बी पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से बच्चों 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब अपने को पता होना चाहिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी अगर होती है किसी बॉडी पर, ठीक है, ये सब कुछ हम किसके रेफरेंस बोल रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी है और उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो बच्चों ये मैंने चार्ज का मैंने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आएगा, नेगेटिव चार्ज किस तरह से आएगा। और ये भी समझना जरूरी है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बॉडी के मास के सामने नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं बच्चों, यहां पे बच्चों क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो देखो ए से इलेक्ट्रॉन बी में गए तो ए का मास क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, और बी का मास क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है।
तो चार्जिंग का इफेक्ट क्या होता है, एक बॉडी का मास इंक्रीज होता है, दूसरी बॉडी का डिक्रीज होता है। तो दोनों के मास की बात करें तो इसके मास में चेंज अगर डेल एम आ रहा है तो बच्चों यहां पर भी डेल एम आएगा, क्योंकि ए और बी ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। बस फर्क क्या है, जैसे मान लो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो n हुए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो n ले लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर n इलेक्ट्रॉन a से b में चले गए तो a के मास में जो डिक्रीमेंट आएगा, जो चेंज आएगा वो आएगा n me, जहां पर me क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास। n इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना मास चेंज हो गया, n me। माइनस सिंबल इसलिए लगा दिया क्योंकि a के लिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मास हो रहा है। सेम a से इलेक्ट्रॉन b पर जा रहे हैं तो b का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो प्लस nme होगा। तो बच्चों आगे बात समझ में, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो ये हुआ बच्चों, याद रखना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर ही चार्जिंग होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। चार्ज पढ़ लिया, चार्ज पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बता दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ना जरूरी है, याद भी होना जरूरी है। देखो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लिमिटेड प्रॉपर्टी लेंगे जो हमारे काम आने वाली है। देखो पहला है बच्चों, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। पता है इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है कोई भी अगर मान लो सिस्टम है और सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सिस्टम में जितने भी चार्ज पड़े हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो और वो आ जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। और ये लिखा है टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो भैया सिंपल सी बात है, सिस्टम दे दिया, चलो मान लो ये सिस्टम दे दिया है ना, और मान लो इसमें मैंने 2 कूलाम भी दे दिया, एक चार्ज आ गया, एक 7 कूलाम आ गया, एक -1 कूलाम आ गया, एक चलो 3 कूलाम आ गया। अब ये सिस्टम है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे से कहा जाए सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज के लिए हमको एल्जेब्रिक सम करना होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर चार्ज प्लस है तो प्लस वैल्यू रखेंगे, माइनस है तो माइनस वैल्यू रखेंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब है जितने भी चार्ज पार्टिकल आएंगे उनकी वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ रिप्लेस करनी है। ये है +2 कूलाम, ठीक है, वो हो गया +7, वो -1 हो गया और ये 3 हो गया। इन सबको बच्चों ऐड कर दोगे आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो उसको आप कर सकते हो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए, ये है पहली प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चों चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब होता है, लिख तो दिया मैंने, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ये वो सिस्टम होगा जो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, सराउंडिंग मीडियम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर वाले लोगों से अगर कोई लेना देना नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो कोई सा भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसका टोटल चार्ज हमेशा बच्चों क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब ना तो हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर अभी हमने चार्ज प्रोड्यूस किया, देखो आ जाते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। तो बच्चा क्या बोलता है, देखो बच्चों, बच्चा ये बोल देता है सर आप भी तो आप बता रहे हो चार्ज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो, बच्चा बोलता है सर ए पर आपने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, बी पर नेगेटिव प्रोड्यूस कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है, अगर ए की बात करोगे तो ए पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, लेकिन बी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन सिस्टम की बात करेंगे, और बच्चों यहां पे सिस्टम अकेला ए नहीं है, सिस्टम बी नहीं है, अकेला बी नहीं है, सिस्टम है ए प्लस बी। बच्चों सिस्टम क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन जो हो रहा है बच्चों ए और बी के बीच में तो हो रहा है। तो जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो सिस्टम होगा ए प्लस बी। और आप देखो ए पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही बी पर नेगेटिव चार्ज आया। आप ध्यान से देखो, शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली अगर आप देखो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, 0। देखो ए क्या था, न्यूट्रल, बी भी न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज 0। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद देखो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या आएगा, 0। तो बच्चों हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। और दिमाग में बिठा लो, चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। अब यह प्रोड्यूस होते भी दिख रहा है, तो प्रोड्यूस
कैसे हो रहा है? तो याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दूसरा मीनिंग ये होता है, अगर चार्ज कहीं पर प्रोड्यूस होते हैं, कहीं पर आते हैं, तो जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा। आप देख लो कैसा भी प्रोसेस हो जहां पे चार्जिंग हो रही है बच्चों, जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा, तभी तो होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, बहुत सारे इक्वेशन होती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी की बात करें, पेयर प्रोडक्शन की बात करें, एनहिलेशन की बात करें, ठीक है, आयनाइजेशन की बात करें, हर जगह बच्चों क्या रहेगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको बहुत सारी जगह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो प्रॉपर्टी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो बच्चों क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पहले ये समझना जरूरी है क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो दो तरह के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है बच्चों कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए बोला जाए कंटिन्यूअस वैल्यू ले रहा है, तो कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब है रैंडमली वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ठीक है, उसके पास कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1/2, 2, 3, 4, कुछ भी, 1 करोड़ 2 करोड़। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डेफिनेट वैल्यू ही एक्वायर कर सकती है, अपनी मर्जी से वैल्यू एक्वायर नहीं करेगी कि मैं अपनी मर्जी से 1 भी बन जाऊं, 2 भी बन जाऊं, 2.5 बन जाऊं। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज है, ठीक है, रैंडम नहीं है। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड। आगे बात समझ में? तो क्वांटाइज्ड, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, और डिस्क्रीट का होता है फिक्स्ड वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होंगी ये किसी न किसी मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से चार्ज होता है बच्चों क्वांटाइज्ड होता है। जैसे हम बात करें एटीएम मशीन की बात करें बच्चों, अब एटीएम मशीन से जब आप पैसा निकालते हो, जब भी पैसा आता है जो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है वो आता है मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स। हमारी मर्जी नहीं चलती कि 101 रुपए निकालना है शादी में जाने के लिए, 150 रुपए निकालने हैं, ठीक है, नहीं। वहां पर जब भी पैसा निकलेगा, अभी हाल फिलहाल जो प्रोग्रामिंग की गई है कि कम से कम 100 रुपए निकलेंगे, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 100 निकलेंगे, कम से कम 100 रुपए निकले। तो बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में इस कम से कम मिनिमम जो 100 आ रहा है इसको बोलते हैं क्वांटम। इसे बोलेंगे क्वांटम ऑफ पैसा, क्वांटम ऑफ मनी। और आगे जो भी मनी आएगा वो क्या आएगा? इसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई आएगा, 200, 300, 400, 10,000। ठीक है, अपनी मर्जी से हम नहीं निकाल सकते। तो एटीएम से जो मनी आ रहा है, जो हम मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो बच्चों क्वांटाइज होता है। सेम पैटर्न पर यही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ऐसा बोलता है ऑल फ्री चार्ज। बच्चों इस वर्ड पर ध्यान देना, फ्री क्यों लिखा है? फ्री चार्जेस का मतलब है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और अगर मान लो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज Q है तो उस बॉडी का चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां पर E क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है, और N क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहां से बच्चों, तो क्वांटाइजेशन के इस कंसेप्ट से अगर मैं N की वैल्यू 1 रख दूं बच्चों, ठीक है, तो Q जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस E, और 1 क्या है? सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है? कम से कम किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज जो आ सकता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आ सकता है। या तो वो प्लस E होगा, ठीक है, या होगा माइनस E होगा। ठीक है, उससे छोटा चार्ज नहीं आ सकता। तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसके लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, उससे प्रूव करके बताया गया, लेकिन इसका बेसिकली जो क्रेडिट दिया जाता है वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वहां से उन्होंने बताया कि जो मिलिकन के जो एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप वाला, उसमें जो ऑयल मूव कर रही थी, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है। पूरा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो।
तो जब भी बार बार चेक किया तो उस ऑयल की ड्रॉप पे जब भी चार्ज आया वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था। तो वहां से उन्होंने बता दिया कि कम से कम जो चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। तो इस वजह से बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने को पता होना चाहिए। फ्री चार्ज क्यों बोला अभी हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो बच्चों इस वजह से अगर मैं बोल दूं ऐसे, इसका मतलब यही एक क्वेश्चन बना दिया जाए, इज चार्ज Q इज इक्वल टू, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁻21 कूलाम इज पॉसिबल, या किसी बॉडी पर, सवाल यह है कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है? तो आप बोलेंगे तो हमको पता होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू निकाल लो भाई। बॉडी का चार्ज Q दे दिया, E हमें पता है, तो Q इज इक्वल टू NE से n का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, 6.4 इंटू 10⁻24 होगा। तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन E, और बच्चों E क्या है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और इसकी काटा पीटी करोगे तो देखो ये बनेगा 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये -21 है, ठीक है। और ये है 10⁻⁻21 -91 नीचे था, ऊपर लगो +91, -21 में 19 ऐड करोगे तो बच्चों -2 आएगा। क्लियर नजर आ रहा है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है इट इज नॉट इंटीजर। बच्चों इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ड आ रहा है फ्री चार्ज, तो फ्री चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फ्री चार्ज के लिए बताया जा रहा है। कुछ रिसेंट थ्योरी डिस्कवरी हुई, वहां से बताया कि क्वार्क्स, मतलब ऐसा बताया गया जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं बच्चों और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और इन पे जो चार्ज होता है वो होता है ±1/3e ±2/3e, ठीक है। ये वाला जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये क्या कह रहा है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई आएगा, 2e3, 2.5e नहीं आएगा, 3.5e नहीं आएगा, 5/2 नहीं होगा। लेकिन जब रिसेंट डिस्कवरी हुई, बताया गया, तो पता चला कि कुछ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ±1/3 ±2/3e, ठीक है। तो इनको नाम दे दिया क्वार्क्स पार्टिकल। लेकिन अब क्वार्क्स पार्टिकल बोल दिया, अभी हम बता रहे थे कि सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, E हो सकता है, लेकिन यहां पर आ गया सबसे छोटा चार्ज कितना आ गया हमारे पास, सबसे छोटा चार्ज कितना आ गया, ±1/3e ±2/3e। क्लियर है, आई बात समझ में? बोलो कोई डाउट? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया +-1/3 और ये हो गया +-2/3e हो गया। लेकिन बट दीज कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब फ्रीली का मतलब है +1/3 लिखूं और e लिखूं तो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है, चाहे 1/3e लिखे माइनस का, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इनका एग्जिस्टेंस फ्रीली नहीं है, कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। +-2/3e फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है कि कम से कम जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। चलो आगे चलते हैं। अदर प्रॉपर्टी की अगर बच्चों बात करें, अदर प्रॉपर्टी में हमारे पास अलग अलग चीजें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी विदाउट मास। इसका मतलब है विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, बस। हाँ, मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मास नहीं है, अगर मास नहीं है तो चार्ज का कोई लेना देना नहीं। और बिल्कुल बेसिक रीजन है भाई, चार्ज किसके कारण आया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चों, मास होता है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास ट्रांसफर हो रहा है,
तो अगर मास जीरो है, अगर बच्चों मास जीरो है तो वहां चार्ज का कोई मतलब नहीं है। जिसका एग्जाम्पल अगर हम लें, फोटोन की बात करते हैं। देखो फोटोन है हमारे पास बच्चों, फोटोन का रेस्ट मास बच्चों जीरो होता है, और फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, उस वजह से फोटोन पर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है। नो चार्ज इज एक्वायर्ड बाय फोटोन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर ये कहानी आएगी, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मास हो सकता है लेकिन चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या मतलब है इसका? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है चार्ज, किसी भी बॉडी पे बच्चों जो चार्ज आ रहा है वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, ये है इसका मीनिंग कि चार्ज जो है वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करे, कितनी स्पीड से जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं। और बिल्कुल सही बात है, चार्ज के लिए एक्चुअल रीजन कौन है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी चार्ज चेंज होगा, तो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। अब यहां पर ये अलग से आ रहा है, बट मास जो होता है बच्चों, किसी भी बॉडी का जो मास है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी। होता क्या है, वो रिलेशन आपको बताते हैं जैसे, तो मास तो चेंज होता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। और मास कैसे चेंज होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है m इज इक्वल टू, ये होगा m मास एट एनी स्पीड, m0 बोलते हैं रेस्ट मास, और ये होगा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों अगर पार्टिकल की अगर हम स्पीड इंक्रीज करते जा रहे हैं, पार्टिकल यानी मास, बॉडी उसकी स्पीड को इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज करोगे तो मास भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां पर बच्चों m0 जो होता है, इस m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, v हो गया स्पीड ऑफ बॉडी, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे इस v की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर देखो कार चल रही है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा मास तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इस लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्रैक्टिकली जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, उनकी स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो प्रैक्टिकल केस में जो v होता है बच्चों वो नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं v की वैल्यू यहां पर ऐसे एग्जांपल के तौर पर 10 मीटर पर सेकंड लिखूं तो क्लियर समझना चाहिए v क्या है? बहुत छोटा है, v इज वेरी वेरी लेस देन c। और अगर v बहुत छोटा है तो बच्चों v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो बर्बाद हो गया, खत्म सा हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और भी स्पीड जो नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, v स्क्वायर अपॉन 0 हो गया तो m की वैल्यू ऑलमोस्ट रेस्ट मास, सॉरी m0 के इक्वल होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर पॉसिबल हो जाए, मान लो वेलोसिटी c/4 आ गई, तो अब v नेग्लिजिबल नहीं है, v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल है। तो m निकाल लो तो ये हो जाएगा m0 हो जाएगा, √ हो जाएगा। अब हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो यहां से v अपॉन सी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? v अपॉन सी की वैल्यू आएगी 1/4, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये m0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि पार्टिकल बॉडी की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है उसके साथ कंपेरेबल है। तो ये हो जाएगा 15/16 का स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा 4m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्लियर है बच्चों? तो मास तो स्पीड के साथ चेंज हो सकता है लेकिन चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। चलो अदर प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास आ रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। यानी अब हम यहां बात कर रहे हैं अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या होगा।
तो देखो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो ये चार्ज हो गया, चलो प्लस ले लो माइनस ले लो, ठीक है, अगर इस वेलोसिटी 0 है मतलब रेस्ट में है, तो बच्चों यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल होगा इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल है और सपोज वो मूव कर रहा है इस तरह से, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, अगर ऐसे मूव करेगा तो बच्चों यहां पर जो चार्ज होगा, चार्ज बोल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा ही होगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ड्यू टू मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। इट मींस अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इट मींस अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये चार्ज हुआ हमारे पास, भाग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन है, हो सकता है सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हो, तो बच्चों सर्कुलर पाथ में जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। उस केस में होता क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ही करेगा, क्योंकि चार्ज है, मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ की साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो ये मैंने लिख के बताया कि जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा, हमेशा क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो बच्चों जो 12th फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम, उसमें ये पढ़ने वाले हैं, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, जब चार्ज मूव करेगा तो एक तो होगा करंट वाला चैप्टर, और फिर आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब हम बात करेंगे ईएम वेव्स की। ठीक है बच्चों, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, चैप्टर पर आगे जाने से पहले हम बात करते हैं कि दो तरह के हमारे पास मैटर होंगे, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। ठीक है, हालांकि तीन होते हैं बच्चों, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अलग चैप्टर है, उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम दो क्लासिफिकेशन को देखना चाह रहे हैं, फर्क देखना चाह रहे हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच की कहानी क्या होती है। तो बच्चों अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो लिख दिया है, और इंसुलेटर की बात करें तो ये क्या होता है, दे डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू मूव थ्रू देम, यानी इंसुलेटर चार्ज को इनसे फ्लो होने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर अलाउ करता है। ठीक है, कंडक्टर इजीली अलाउ कर देता है चार्ज को के फ्लो को। उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन है कि इंसुलेटर की बात करें बच्चों तो इंसुलेटर में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और आयन जो होंगे वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही, उसे टाइटली बाउंड होते हैं, उस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं करने का मतलब है उनकी लिमिटेड मोबिलिटी का मतलब है मोबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते तो चार्ज मूव नहीं कर सकता। जबकि कंडक्टर, तो कंडक्टर में होता क्या है, नाम ही हमने बोला है कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं कि आवारा घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होता है बहुत लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, उस वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे जाके हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और क्या लिखा है, इसको लिख भी दिया, सम इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स आर लूजली बाउंड, बाउंड तो होते हैं, ठीक है, फोर्स तो लगता है, लेकिन सबसे कम लगता है, लूजली बाउंड होते हैं, सो दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड देम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, उस वजह से कंडक्टर चार्ज को, करंट को इजीली पास होने देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अपने काम आएगी कि इंसुलेटर का, जैसे प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, लकड़ी हो गई, इंसुलेटर के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर आपने अगर चार्ज दिया है, रखा है, तो बच्चों वो चार्ज वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, वो चार्ज भागेगा नहीं इधर उधर। क्यों, उसका रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, जब भी आप कंडक्टर को, बच्चों हम जब भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या हो, बड़ी तेजी से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बड़ी तेजी से उसकी बाहर वाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
ये लिखा भी है, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन कंडक्टर इट अलाउज, ये परमिशन देता है द चार्जेस टू फ्लो फ्रीली एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन आउटर सरफेस। बच्चों कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो मेटल्स होता है। मेटल्स जो है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट एज वेल एज हीट। ठीक है, 11th में हमने पढ़ा है। ये हमने इंसुलेटर और कंडक्टर का बेसिक डिफरेंस बता दिया, और बेसिक डिफरेंस में जो 3rd नंबर की प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए, इंसुलेटर को जब चार्ज दोगे तो उसी जगह पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कंडक्टर को जैसे आपने दिया कहीं पे भी दे दिया, सॉलिड कंडक्टर उसके सेंटर पे दे दिया, भाग जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, वो आगे देखेंगे। ये हुआ हमारे पास डिफरेंस। अब बच्चों बार बार हम बोल रहे हैं चार्ज देंगे, प्लस देंगे, माइनस देंगे, तो चार्जिंग का बेसिक रीजन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक 3 मेथड पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों फ्रिक्शन वाला मेथड है। बच्चों सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन वाला मेथड क्या कहता है? 2 ऑब्जेक्ट है, जब आप उनको रब करोगे ना, तो जब रब करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस वजह से क्या होता है? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो होगा क्या? एक बॉडी पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे उतना नेगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और वो लिखा है व्हेन 2 बॉडीज आर रब टुगेदर electrons are transferred from one body to other, so one body becomes positively charged while other negatively charged। ठीक है बच्चों, तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है उसकी कहानी इसी फंडे से शुरू हुई कि जब ग्लास रॉड को रब किया गया बच्चों सिल्क क्लॉथ के साथ में, कपड़ा हो गया सिल्क का, तो होता क्या है? ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, 4, 5 वो हमको पता नहीं। तो जैसे ट्रांसफर होंगे तो बच्चों होगा क्या? ग्लास जो रॉड है, ग्लास रॉड तो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है वो उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। यहां पर बच्चों अभी भी कंजर्वेशन चार्ज लगेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ग्लास रॉड हो गया, ये सिल्क क्लॉथ हो गया। तो ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की रॉड को फर, ठीक है, कैट फर से रब कर दिया। जैसे रब करोगे तो यहां पर क्या होता है? फर से प्लास्टिक रॉड की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। उस वजह से प्लास्टिक रॉड पर क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। फर में क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये है हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल केस में हमारे पास जो सामने एग्जांपल आते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन सेकंड मेथड है बच्चों, कंडक्शन। बच्चों सेकंड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, करना क्या होता है? जनरली डेफिनेशन को पढ़े तो क्या होता है? इफ अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद अन अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक बॉडी है जिसपे पहले से चार्ज था, दूसरी बॉडी के साथ जैसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या? एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उस वजह से एक पर चार्ज, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी थी उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। तो देखो कैसे आता है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, पहले तो हम बेसिक फंडा पढ़ेंगे। चार्ज बॉडी होगी और मेरे पास अनचार्ज बॉडी होगी। ठीक है, तो देखो मान लो बच्चों मेरे पास ये एक बॉडी थी ए, दूसरी बॉडी न्यूट्रल ले लो, स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं, हमारे समझने के लिए हमारे काम आता है। सपोज इस पर बच्चों चार्ज था प्लस क्यू और इस पर चार्ज 0 था, न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इनको कांटेक्ट में लाओगे तो कांटेक्ट में लाने का मतलब है या तो आपस में कांटेक्ट में लाओ या एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बच्चों इसको क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, ये वायर कंडक्टिंग वायर है। पता क्या होगा, सिंपल सी बात है, समझने की जरूरत है। ठीक है, दोनों को हम कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं।
तो देखो ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और बी के इलेक्ट्रॉन, इट मीन इस प्रोसेस में क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। बी से कुछ इलेक्ट्रॉन ए में चले जाएंगे। जब बी से कुछ इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, बी की हम बात करें तो बच्चों बी पर जो आने वाला है, बी पर क्या हो गया बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो उस वजह से इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ए पर जो प्लस क्यू था, ठीक है, ए पर बच्चों जो प्लस क्यू था वो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लो इस पर चार्ज आ गया Q1, इस पर चार्ज आ गया Q2। तो ये बनेगा हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ए पर प्लस Q1 आ गया, बी पर प्लस Q2 आ गया। ठीक है, अब बच्चा बोल देता है कि सर ऐसा हो सकता है कि बी से दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन निकले और ए के चार्ज को खत्म कर दे। तो बच्चों अगर ए के चार्ज को खत्म कर दिया तो एक इक्विलिब्रियम जो हम आगे जाके नाम लेते हैं पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर प्लस Q1 आ गया, इस पर प्लस Q2 आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको ये चार्ज बताने हैं कि चार्ज कितने आ रहे हैं, Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू होगी। तो देखो चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू ए और बी के साइज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ए के रेडियस पे डिपेंड करेगी, बी के रेडियस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो करना क्या है, प्रोसेस बच्चों कैसा भी हो, कैसा ही प्रोसेस हो, किसी तरह का प्रोसेस हो, चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। यानी पहली, क्योंकि देखो आपके पास दो अननोन है, Q1 नहीं पता, Q2 नहीं पता, दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे। तो एक इक्वेशन तो हमेशा लगेगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज, और कॉन्टेक्ट में रखने से पहले चार्ज। तो इस पे चार्ज Q था इनिशियल, इस पे 0 था, तो ये आएगा। एक इक्वेशन बच्चों ये बन गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों ये बहुत आगे जाके पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अभी हाथों हाथ बता देता हूं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कनेक्ट करने के बाद ए और बी पे जो चार्ज आएगा बच्चों Q1 और Q2, वो इनकी रेडियस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस Q1 अपॉन Q2 वो आएगा ए का रेडियस R1, बी का रेडियस R2। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके Q1 भी फाइंड आउट कर सकते हो और Q2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ सकता है, रेडियस के टर्म्स में आ सकता है। किसके टर्म्स में आ सकता है बच्चों, रेडियस के टर्म्स में। लेकिन वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इफ मान लो दोनों रेडियस सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाए, तो बच्चों जैसी R1 की वैल्यू R2 के इक्वल होगी, क्या होगा, R1 R2 सेम है तो Q1 की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी, Q2 के इक्वल होगी। दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों पे चार्ज आ रहा है, Q1 और Q2 सेम होगा। और हमको पता है Q1 और Q2 किसके इक्वल है, Q के इक्वल। तो अगर Q1 और Q2 सेम है तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q/2। मतलब अगर दोनों की रेडियस सेम है, अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज का हाफ एक को दे देंगे, दूसरा हाफ दूसरे को दे देंगे, इक्वल बंटवारा कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए हमारे पास किस तरह से हम कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। ये मैंने मेथड बता दिया। अब बच्चों इस मेथड में क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये ए पे पहले से चार्ज था और बी पर चार्ज नहीं था। तो बच्चा ये पूछ सकता है कि अगर मान लो दोनों चार्ज हो, दोनों पर कुछ ना कुछ चार्ज हो, तो हम कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो चलो एक स्लाइड इंक्रीज कर देते हैं। और बच्चों जैसे मान लो हमारे पास दो स्फीयर आ गए, सेम रेडियस के लेके चल रहा हूं, ए आ गया, बी आ गया। अब हमको यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सपोज इस पे बच्चों चार्ज था 3Q, इस पर -Q आ गया। अब बच्चा बोलता है कि यहां पे भी कंडक्शन हो सकता है। हाँ बच्चों, यहां पर होगा। ठीक है, जैसे आप वायर से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, सम इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम तक वो ट्रांसफर चलता रहेगा। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम को नाम बाद में देंगे। तो देखो होगा कि हमको तो भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देने। अब आपको सीखना है, अगर बच्चों दोनों की रेडियस सेम हुई, करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप देखो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, सिस्टम का टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। तो ये है 3Q, ये है -Q, तो टोटल चार्ज आएगा 2Q।
इसी चार्ज को हमको इन दोनों पे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर दोनों की रेडियस सेम है तो होगा क्या, 2q का हाफ करो तो बच्चों इस पर q आएगा और इस पर q आएगा, और रेडियस डिफरेंट है तो हमने आपको तरीका बता दिया। तो बच्चों ये हुआ कंडक्शन मेथड, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कुछ हिंट दे दिया जो अपने काम आएगा। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन में खास बात यह है कि यहाँ पे कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। कंडक्शन वाले मेथड में और फ्रिक्शन वाले मेथड में वहां पर कांटेक्ट होना जरूरी था। इट मींस कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, मींस ये जो चार्जिंग होगा बच्चों वो होगा विदाउट एनी कांटेक्ट। और इसमें होता क्या है, अगर एक चार्ज बॉडी है हमारे पास, उस चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आएंगे, टच नहीं कराना, उसके जैसे पास में लाएंगे तो चार्ज बॉडी के चार्ज के कारण जो दूसरी न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस न्यूट्रल बॉडी के एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों ये होता है मेथड ऑफ इंडक्शन। कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मान लो मेरे पास बच्चों ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और इस न्यूट्रल बॉडी के पास में सपोज मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, सोर्स मान लेते हैं। सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस स्फीयर के पास में लाएंगे तो बच्चों होगा क्या, चलो मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंडक्टर मानूंगा तो होगा क्या, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। उस वजह से क्या होने वाला है कि यहां पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों का बच्चों एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी तो यहां पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। देखो ये हमारे पास इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि पहली जो स्टेज है, पहली स्टेप में हम क्या करें, चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एक साइड तो आ रहा है माइनस और दूसरी साइड आ रहा है प्लस, लेकिन दोनों जो चार्ज आ रहे हैं, ये है माइनस वाला चार्ज, ये है प्लस वाला चार्ज, दोनों सेम होंगे तो अभी भी इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो 0 है, यानी अभी बॉडी बच्चों क्या है, न्यूट्रल है। तो इस बॉडी को हम नेट चार्ज कैसे दें, क्योंकि अभी तो 0 आ रहा है। तो पहली स्टेज होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो मैंने क्या किया, तो देखो ये है हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड थी, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से एक स्फीयर था जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको अर्थिंग दे दूं, अर्थिंग का मतलब है ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चों अर्थिंग देने का मतलब होता है कि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है। कैपेसिटी इनफाइनाइट होने के कारण अर्थ कितना भी चार्ज ले सकती है और कितना चार्ज दे सकती है। तो यहां पर होगा क्या, जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज था बच्चों वो अर्थ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, लेकिन माइनस चार्ज नहीं जाएगा, माइनस चार्ज अपनी जगह पर ही रहेगा। उसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा बोलता है सर दोनों तरह के चार्ज चले जाने चाहिए। इसका एक बेसिक रीजन ये है बच्चों, अगर आप देखो इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस लेयर पर जो नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये तो चाहता है ना जाए, ये रॉड का चार्ज चाहता है कि इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्टिव फोर्स में बांध कर रखा है, लेकिन ये रॉड का पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज उसके रिपल्शन के कारण दूर जाने की कोशिश कर रहा था और अर्थिंग ने इसको सपोर्ट कर दिया। अर्थिंग ने बच्चों इसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और अर्थिंग की वजह से इस साइड पर जो पॉजिटिव चार्ज था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला जाएगा। और आपको पहले बताया था, लेकिन बच्चों पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ना नेगेटिव चार्ज मूव करता है, सिर्फ मूव करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि यहां से पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, वो तभी पॉसिबल है जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो अगर इधर अर्थ में गया, इसका मतलब है अर्थ से इलेक्ट्रॉन स्फीयर में आए और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है।
ठीक है, तो यहां पर हमने अर्थिंग कनेक्टेड कर दी, यानी अर्थिंग इज कनेक्टेड। तो सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया, अर्थिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, चलो वापस से अपने प्रीवियस डायग्राम पर आते हैं। प्रीवियस डायग्राम पे आए तो देखो, अगर इस रॉड को, जैसे आप इस रॉड को पास में लाएंगे तो क्या होगा, इस लेयर पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। अगर इस रॉड को आप इस स्फीयर से बहुत दूर ले गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो लेयर ऑफ चार्ज नजर आती है अब वो नहीं होगी। ठीक है, अब अगली स्टेज में तो देखो, अगर मैं अर्थिंग, सुनो ध्यान से, बड़े कमाल की चीज है, अगर मैं अर्थिंग को कनेक्ट रखूं और रॉड को रिमूव कर दूं तो पता क्या होगा, जैसी रॉड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर चली जाएगी तो अब इस स्फीयर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां हम लिख देते हैं क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगली स्टेज पे जाने से, इफ रॉड इज रिमूव्ड, मान लो रॉड को रिमूव कर दिया, रिमूव्ड, ठीक है, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है, विदाउट डिसकनेक्टिंग, विदाउट डिसकनेक्टिंग द अर्थिंग, अर्थिंग को डिसकनेक्ट किए बिना अगर बच्चों आपने ये रॉड को, मैं ले गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कि हमने देखा चलो अपना काम हो गया, इस पर माइनस चार्ज है, चलो, अगर आप इधर ले गए और अर्थिंग को नहीं हटाए तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से अर्थ में चला जाएगा। देन होल चार्ज ऑफ स्फीयर will move towards अर्थ, अर्थ की ओर चला जाएगा। तो अर्थिंग की जो कहानी चल रही है, उस अर्थिंग की कहानी को हमको ध्यान रखना है कि अर्थिंग की कहानी जो आपके पास आई, कि अर्थिंग को हटाए बिना अगर आपने ये कंसेप्ट अप्लाई किया, अगर आपने अर्थिंग को हटाए बिना बच्चों रॉड को रिमूव कर दिया, रॉड को लार्ज डिस्टेंस पे ले गए, तो होगा क्या, जो हमारा मकसद था वो खत्म हो जाएगा। हमारा मकसद है इस स्फीयर पर इंडक्शन मेथड से चार्ज लाना, ठीक है, चार्ज देना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो करना क्या होगा, यानी अगली स्टेज में करना क्या होगा, पहले हम अर्थिंग डिस्कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अर्थिंग डिस्कनेक्ट। तो अगले जो सी डायग्राम बनेगा उसमें अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थिंग इज डिस्कनेक्ट, अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड, रिमूव्ड बोल दो, अर्थिंग से हटा दिया इसको। तो देखो अभी रॉड को रखते हैं सामने, देखो अर्थिंग हटा दी, रॉड को इसके सामने रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रॉड को, देखो होगा क्या, अर्थिंग हटा दी, लेकिन रॉड को अगर आपने नहीं हटाया आफ्टर रिमूवल ऑफ अर्थिंग तो ये नेगेटिव चार्ज इसी लेयर पे रहेगा। ठीक है, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, सुनना ध्यान से, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, ये इसी लेयर पे रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, नाउ अब मैं कह रहा हूं रॉड इज रिमूव्ड, रॉड इज रिमूव्ड। चलो जैसी रॉड को रिमूव करोगे तो होगा क्या, अगर बच्चों, अगर रॉड को हम रिमूव करेंगे, अगर बच्चों ये इंसुलेटर है, स्फीयर अगर इंसुलेटर है, क्योंकि इंसुलेटर की बात करें तो बच्चों इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो जो चार्ज जहां पर आया है वो वहीं पर ही अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो अगर ये इंसुलेटर है तो बच्चों ये बनेगी कंडीशन, इंसुलेटर। और अगर ये हमारे पास हुआ मेटल का स्फीयर हुआ, कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, तो जैसे आप चार्ज को रिमूव करो, सॉरी जैसे आप रॉड को रिमूव करोगे तो होगा क्या, ड्यू टू फ्री चार्ज कैरियर्स, तो ये नेगेटिव चार्ज है जो इसकी आउटर सरफेस पर, ठीक है, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम चार्जिंग कर रहे हैं इंडक्शन से, जिसमें कोई भी कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये है चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट।
और कमाल की बात है, अगर आप देखो तो कंडक्शन वाले प्रोसेस में हुआ क्या था, जो सोर्स बॉडी थी उसके चार्ज में चेंज आ रहा था, ठीक है, चार्ज में लॉस आ रहा था, ठीक है, चेंज आ रहा था ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बॉडी है, इंडक्शन प्रोसेस की बात करें बच्चों, इंडक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगर इस रॉड पर चार्ज मान लो Q था, तो अब भी इस पर चार्ज Q होगा, ठीक है। बस इसने क्या किया, दूसरी बॉडी पर जो चार्ज है वो इंड्यूस मेथड से है। इंड्यूस का मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। इंसुलेटर में चार्ज इंड्यूस होता है पोलराइजेशन मेथड से, जिसको हम बहुत आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं हाल फिलहाल कंडक्टर की बात करूं, स्फीयर को कंडक्टर मानूं, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस वजह से यहाँ पर एक जगह आ रहा है नेगेटिव लेयर ऑफ चार्ज और दूसरा आ रहा है पॉजिटिव चार्ज लेयर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स बॉडी है बच्चों, उस सोर्स बॉडी के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अगर हम देखें, अभी नेट चार्ज कितना था, 0, लेकिन जैसे आप अर्थिंग कर दोगे तो इस स्फीयर पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव। यानी अर्थिंग देने के बाद में हमारा काम हो गया, हमने अर्थिंग हटा दी, तो अब इस पे जो नेट चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। कितना होगा वो आगे जाके देखेंगे जब पोलराइजेशन बताएंगे। क्योंकि बच्चा पूछ लेता है कि अगर इस रॉड पर अगर चार्ज Q दे दिया, 2 माइक्रोकुलाम दे दिया, 3 माइक्रोकुलाम दे दिया, तो बच्चा पूछता है कि बताओ इस स्फीयर पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। तो हम बाद में देखेंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। अब हुआ क्या, अब देखो, अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन कहाँ देखते हैं, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया जिसे इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। तो देखो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास होते हैं। जब सर्दियों के दिनों में हमारे हाथ अगर गलती से सिल्क क्लॉथ पर अगर रब हो जाता है और उसको अगर मेटल पे हाथ लगाते हैं, मेटल पे टच करते हैं, तो हमें हल्का सा स्पार्क होता है। बच्चों हुआ क्या, जब मैंने सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, मेरा हाथ रब हुआ, तो यहाँ पर रब होने से क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगी। उससे क्या होगा, मेरे हाथ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सिल्क क्लॉथ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यानी मेरे हाथ पे चार्ज आ गया, ठीक है। और जैसे मैं मेटल पे लगाऊंगा, आप सुनो, जैसे मैं मेटल पे अप्लाई करूंगा, एक तो होता है दीवार पे आप हाथ लगा रहे हो, एक मेटल पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे मेटल का गेट हो गया, नॉब हो गई, तो एकदम से स्पार्क होता है। जबकि दीवार पे आप अप्लाई करते हो, हाथ लगाते हो, तो आपको स्पार्क महसूस नहीं होता, आप इजीली टच कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, मेटल और दीवार, ठीक है। मेटल और दीवार की बात करें तो एक ही डिफरेंस है, मेटल होता है कंडक्टर और दीवार होता है इंसुलेटर। तो जब आप मेटल पे टच करते हो तो कंडक्शन प्रोसेस होता है, आपके पास था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ में इनका क्या होगा, शेयरिंग होगा, ठीक है। कंडक्शन मेथड होगा तो आपको एकदम से स्पार्क होता है, इंस्टेंटेनियस वहां पे चार्ज फ्लो हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, आप जैसे उसको चार्ज दोगे तो उसके सरफेस पे बहुत तेजी से भागेगा, तो आपको स्पार्क लगता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी चार्ज अगर आप इंसुलेटर की सरफेस पर किसी पॉइंट पी पे दे रहे हो तो वो वहीं रहेगा। तो होगा क्या, मैंने जो मेरा हाथ पे चार्ज आ गया, मैंने यहाँ लकड़ी पे लगा दिया, तो होगा क्या, मेरे को स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने जहां पर हाथ टच किया वो चार्ज वहीं पड़ा रहेगा, यानी वो चार्ज फ्लो नहीं किया। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो मेरे को स्पार्किंग नहीं होगी। तो ये एग्जांपल था हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो भैया छोटी क्लास में, मतलब खेल खेलते थे हम लोग, भाई छोटी क्लास में क्या करते थे कि हमने क्या किया, ये हमारे पास एक प्लास्टिक की स्केल हो गई, ठीक है। इस प्लास्टिक की स्केल को हम क्या करते थे, बालों में, सूखे बालों में, ठीक है, तो सूखे बालों में रब करते थे। तो रब करेंगे तो क्या होगा, रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है प्लास्टिक स्केल पर माइनस चार्ज आए और जो बालों पर क्या जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये प्लास्टिक की स्केल होगी, रूलर हो गया, तो इस पर आ गया। तो ये बच्चा एग्जांपल किसका है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। सुनते जाना ध्यान से। फिर हम क्या करते थे, खेल खेलते थे, ऐसे रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते थे, उनको अट्रैक्ट करता था, उनको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं। उसका रीजन क्या होता था मैं बताऊं, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, चलो इस पर हमने माइनस ले लिया, ठीक है, फैला दिया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिस जगह है वो ले लिया, ठीक है। और पेपर के छोटे छोटे पीस मैंने काट के रख दिए। तो छोटे छोटे पीस अगर आपने रख दिए तो देखो होगा क्या, इंडक्शन, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, आपने देखा होगा विदाउट कॉन्टेक्ट वो खींच लेता था, बाद में गिर जाते थे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो होता क्या है, इस प्लास्टिक स्केल के चार्ज के कारण पेपर पीस पर क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, एक तरह से पोलराइजेशन होता है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक फिनोमिना क्या है, हमने इंडक्शन पढ़ ली। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास वाली
जो इसके पास वाली सरफेस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये है बच्चों माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस उस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन आपको पता है ये प्लस चार्ज और माइनस के बीच की डिस्टेंस कम है उस माइनस वाले केस में, उस वजह से यहां पर जो नेट फोर्स आएगा बिटवीन स्केल एंड कागज का टुकड़ा, वो नेट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो कागज का टुकड़ा न्यूट्रल था और रॉड ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब यहां से हम सीख सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी है दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे करेगी, इंडक्शन से। देखो हमारे पास इससे भी आप देख सकते हो। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये रॉड का पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन रॉड का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन आपको पता है ये स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है रॉड से ज्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर। उस वजह से क्या होगा, रॉड इसको अट्रैक्ट भी कर रही है, स्फीयर को रिपेल भी कर रही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोजर, नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू द रॉड एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, अट्रैक्शन का आएगा। ठीक है, तो इंडक्शन के मेथड से आपको पता चल गया कि अगर मैं एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाऊंगा तो उनके बीच में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, काम आएगा, कहाँ काम आएगा ये हम बताते हैं। तो देखो यहां से हमारे दिमाग में अब आ जाना चाहिए कि अगर एक चार्ज बॉडी है, बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काम आएगा। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हमारे पास अट्रैक्शन वाला मेथड श्योरेस्ट मेथड नहीं है। सही मेथड होगा रिपल्शन का। बच्चों सही मेथड किसका होगा, रिपल्शन का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं श्योरेस्ट टेस्ट फॉर चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज रिपल्शन मेथड, रिपल्शन मेथड। क्योंकि अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दो बॉडी है मान लो, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, सुनना, अगर दो बॉडी है, एक बॉडी ए हो गया एक बॉडी बी हो गया, अगर अट्रैक्ट कर रही है तो आपके दिमाग में आएगा अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो एक पर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, यानी पहली संभावना, पहली पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो दोनों पे चार्ज है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो अगर उनके बीच में अट्रैक्शन आया तो आप क्या बोलेंगे कि भैया हम कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है इन दोनों बॉडी में एक पर चार्ज है दूसरे पे जीरो चार्ज है। तो रिपल्शन से हम बताते हैं। बच्चों किससे बताते हैं, सेम छोटी क्लास में बताते हैं। आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, और एक बार मैग्नेट आपकी जेब में, और लोहे का टुकड़ा देकर आपको बोला, देखो उससे आप समझना, उससे पहले समझाऊंगा कि लोहे का टुकड़ा दे दिया, ये अननोन एक्स पीस दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे बोलता है इस टुकड़े के बारे में बताना है कि बताओ ये टुकड़ा मैग्नेट है या आयरन है। यानी सिंपल सी बात है, ये मैग्नेट है या नहीं है। ठीक है, मैग्नेट है या नहीं है। तो और हमारे पास एक ऐसा ये भी दे रखा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट दे दिया, ठीक है, हमारे पास सिर्फ बार मैग्नेट है और दूसरा अननोन पार्ट दे दिया। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो उसको पता करने का तरीका क्या होता है, पहले दिमाग में होना चाहिए मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। ठीक है, जबकि मैग्नेट आयरन को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है तो मैं डायरेक्ट, सपोज हमने क्या पहला ऑब्जर्वेशन लिया और ये ए सरफेस ले लिया एक्स का और ये बी सरफेस, ठीक है, और मैग्नेट को इसी पोजीशन पर रखा। मान लो इस केस में इनके बीच में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैग्नेट की पोजीशन को चेंज नहीं किया, अब मैंने क्या किया, उस ए को उधर ले गए, बी को इसके सामने लिया, यानी बी फेस को इधर लिया है, ए इधर लिया है। अगर इस केस में भी बच्चों अट्रैक्शन आया, बच्चों इस केस में भी अट्रैक्शन आया, मतलब दोनों केस में अट्रैक्शन आने का मतलब है जो एक्स बॉडी दी है बच्चों मैग्नेट नाव के आयरन है। क्लियर है, बस आई बात समझ में। लेकिन इफ, इसका मतलब आप ये देखो, ये नॉर्थ हो गया, एस हो गया और बी ए,
अगर इस केस में बच्चों रिपल्शन आया, ठीक है, पहले केस में तो हमारे पास चल ही रहा था, यानी इस केस में अट्रैक्शन, और जैसे यहां रिपल्शन आया तो तुरंत बोल देंगे भैया एक्स तो मैग्नेट है, श्योर। तो आपने श्योरिटी से कब कहा, श्योरिटी से कब कहा, जब रिपल्शन आया, क्योंकि अट्रैक्शन अगर हो रहा है बच्चों, अगर अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो या तो वो मैग्नेट हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन आयरन को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट। लेकिन अगर उनके बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, यानी अगर रिपल्शन दिख गया, पहले टेस्ट में रिपल्शन दिख गया, पहले ऑब्जर्व रिपल्शन दिख गया, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मैग्नेट है। सेम यहां पर ऐसे होता है, यहां पर भी ऐसे होगा कि मान लो मेरे को एक बॉडी दे दी, एक्स बॉडी, जिसको मुझे नहीं पता इस पे चार्ज प्लस है माइनस है, बोले बताओ इस पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है। तो हम तो अट्रैक्शन रिपल्शन, और सपोज मेरे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब पहला ऑब्जर्वेशन ये आ गया, सपोज इस केस में अट्रैक्शन आया, तो बच्चों अगर अट्रैक्शन आया यानी ये रॉड इस स्फीयर को अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट करने का एक ही रीजन हो सकता है, या तो इस स्फीयर पे बच्चों क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो। इट मींस एक्स मे बी न्यूट्रल और मे बी चार्ज, ठीक है। यानी अट्रैक्शन वाले मेथड से आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो बच्चों कि जो अननोन बॉडी एक्स दी है उस पर चार्ज है या नहीं है। लेकिन जैसे आपने मान लो दूसरी बॉडी दे दी x1, और सपोज यहां रिपल्शन आ गया बच्चों, रिपल्शन आ गया, जैसे रिपल्शन आएगा तो आप पता चल जाएगा, रिपल्शन होने का मतलब है जो डिसलाइक चार्ज होंगे, डिसिमिलर चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है। तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, यानी x1 इज नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चों क्लियर समझ में आना चाहिए कि रिपल्शन मेथड से आप बता सकते हो चार्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको कहानी बता दी इंडक्शन मेथड की, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक होता है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसको डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज को कैसे डिटेक्ट करें, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जो एपरेटस आ रहा है, ठीक है, इस एपरेटस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, ठीक है, या किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना ज्यादा है कितना कम है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना होगा इतना होगा। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट का बच्चों नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप, और इसका एक्चुअली नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। तो देखो ये प्रॉपर एक एनसीईआरटी का डायग्राम उठा लिया, तो एक्चुअल इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है बच्चों, ये होता है जिसमें ये बॉक्स होता है बच्चों, ग्लास विंडो होती है, और इसमें क्या होता है, ये होती है मेटल नॉब, ठीक है। इस मेटल नॉब से एक मेटेलिक रॉड कनेक्ट होती है, यहां पर एक रबड़ होता है, ठीक है, और रबड़ क्या करता है, इसको टाइट कर देता है जिससे एयर का फ्लो अंदर ना हो पाए। और इस मेटल रॉड के बॉटम से दो गोल्ड लीफ कनेक्ट होती है, ठीक है, गोल्ड लीफ हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास अरेंजमेंट ये वाला डायग्राम होता है, ये है हमारे पास एक्चुअल डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम। डायग्राम बच्चों को दिखाने के लिए हम ये बोल देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मेटल नॉब है, ठीक है, पूरा मेटेलिक पार्ट है, और ये हमारे पास गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड लीव्स कैसे बनाई, कागज लिया हमने, रेक्टेंगल शेप लिया और उसको मिड पॉइंट से फोल्ड कर दिया और यह चिपका दिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये चार्ज को कैसे डिटेक्ट करेगा, देखो यहां पर मान लो जैसे ये डायग्राम है और ये हमारे पास एक बॉब थी, तो सपोज ये मेरे पास पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, और जैसे आप इस पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड कनेक्ट कराओगे तो बच्चों होगा क्या, जैसे टच कराओगे तो कंडक्शन के प्रोसेस कारण चार्ज जो होगा इस पर शेयरिंग होगा, यानी इस मेटेलिक रॉड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन रॉड किससे कनेक्ट है, गोल्ड लीफ से, तो इस गोल्ड लीव्स की दोनों सरफेस पे सेम चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे फोल्ड है, तो क्या होगा, जैसे चार्ज आएगा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, डाइवर्ज होंगी, ठीक है। जितनी कम डाइवर्ज होंगी आप बोलेंगे कम चार्ज था, बहुत ज्यादा डाइवर्ज होंगी तो आप बोलेंगे उस एक्चुअल बॉडी पे चार्ज ज्यादा था। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी बॉडी पर चार्ज बता सकते हैं कि इस पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है। और देखो इसमें लिखा है, व्हेन अ चार्ज बॉडी टचेज द मेटल नॉब, चार्ज बॉडी जो है मेटल नॉब को जैसे टच करेगी
चार्ज फ्लो ऑन द लीव्स एंड दे डाइवर्ज, दूर हो जाती हैं, ठीक है, दूर। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, मान लो एक केस में लीव्स डाइवर्ज कम हो रही है, दूसरी बॉडी से टच कराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा डाइवर्ज होगी, तो आप बताएंगे सेकंड बॉडी में पहली बॉडी के कंपैरिजन में चार्ज क्या हुआ, ज्यादा, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्कोप का जो कुछ न्यूमेरिकल आएंगे वहां हम देखेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब न्यूमेरिकल वैसे नहीं कि जो हमको कैलकुलेशन करनी हो, इसके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को हम देखेंगे जब आगे जाके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं लगो हाथ, ठीक है। और हमने इस पूरे सेशन में, इस पूरे चैप्टर में, यानी इस फर्स्ट पार्ट में जिसमें प्रॉपर्टीज चार्ज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंडक्शन मेथड, तो उन्हीं पर हमारे पास न्यूमेरिकल तैयार हो सकते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल बच्चों क्या है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, ठीक है। एक पॉलीथीन का टुकड़ा हो गया, वूल के साथ में उसको रब कर दिया, तो रब करने से क्या बोल रहा है, इस पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब बोलता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, ये अपन कर देंगे। तो देखो पहली बात, तो देखो सवाल क्या कह रहा है पहले समझना जरूरी है। पॉलीथीन को रब कर दिया वुल के साथ में, ठीक है, रब कर दिया तो क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो किसी बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, पॉलीथीन पर, तो पॉलीथीन पर आया नेगेटिव चार्ज -Q। तो अगर पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वुल पर, ऊन पर क्या आएगा, सेम पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से सवाल को पढ़ना है। अ पॉलीथीन पीस रब विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जहां पे Q की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁻⁻7 कूलम होगी। तो मुझे बताओ, क्लियर समझना चाहिए कि P पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, P पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्सेस हुआ, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वुल से पॉलीथीन पर। क्लियर है, कोई डाउट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वुल से पॉलीथीन पर, क्लियर है, आगे बात समझ में, बोलो कोई डाउट, समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, फ्रॉम विच टू विच। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकाले, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होंगे, ये होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मुझे नंबर निकालना है तो नंबर माइनस में तो नहीं है, तो बस इसमें करना क्या है, चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो चार्ज कितना है मेरे पास, 3 × 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1 पर, होता माइनस में, लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, -19। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कर लेते हैं, ये बनेगा 13/16, ये बन जाएगा 13/16 इंटू -7 ऊपर है बच्चों, -19 ऊपर गया तो क्या होगा, +19, 19 से 10⁻12, ठीक है। और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। अगले तो 15/8 ऐसा कर देते, 15/8 × 10⁻12, और फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया, कंसेप्ट बताया किस तरह से अप्लाई करना है। अब ये बोल रहा है क्या यहां पर मास का ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल सही बात है, मास का ट्रांसफर तो होगा ही। क्यों होगा मास का ट्रांसफर, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मास होता है। तो क्लियर समझना चाहिए, n की वैल्यू अगर इतनी आ रही है, इसका मतलब वुल से n इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। हुआ क्या, n इलेक्ट्रॉन का मतलब है n इलेक्ट्रॉनों का मास वुल से पॉलीथीन पे चला गया। तो आप बताओगे हाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो पार्ट बी की बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, वो तो हमने निकाल लिया, n हो गया, और वो हो गया 15/8 × 10⁻12, ठीक है। तो
तो ट्रांसफर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा 15/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है बच्चों, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये हो जाएगा 135 लिख दो, इसको डिवाइडेड बाय 8 लिख दो, ये 10⁻12 है और ये हमारे पास 31 है, तो 31 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा, तो 10⁻19, ठीक है, और एक केजी में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप देखो ये ऑर्डर, जो ऑर्डर बनेगा 10⁻18 बनेगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, तो ये जो मास है ये नेग्लिज, बॉडी का जो मास है उसके सामने नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो हालांकि मास तो ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर हमको कैलकुलेट करने को आ जाए तो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मास कितना ट्रांसफर हुआ। देखो ये एक सवाल है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो हमें 100 ग्राम पानी जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर बोलता है हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन, वो तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पहला पार्ट अगर मैंने पहले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो इस पानी के अंदर टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, तो पानी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो मकसद हमारा क्या है कि 100 ग्राम पानी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो पानी माने H2O, तो H2O को बच्चों एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, तो 1 मॉलिक्यूल, पहला कंसेप्ट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स हैज, कुछ भी लिख सकते हो, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं 100 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लूं तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर, पानी का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर, ठीक है, यानी एक मोल पानी की बात करें तो वो 18 ग्राम के इक्वल होता है। और एवोगाड्रो प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक मोल के अंदर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, होता है 6.023 है, लेकिन हम कैलकुलेशन 6 लेंगे, ठीक है। तो पानी का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम पानी में बच्चों मॉलिक्यूल जो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुझे 100 ग्राम में निकालना है, तो सिंपल सी बात है 1 ग्राम, छोटे बच्चों की करते हैं, 1 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, 18 ग्राम में इतने, तो 18 ग्राम से डिवाइड करो तो पर ग्राम आ जाएगा। हमारा सवाल क्या है 100 ग्राम का, 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम H2O में, तो ये क्या होगा, इसको 1/3 कर दो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10⁻25 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिंप्लीफाई बाद में कर देंगे, 1/3 को चाहे तो 0.33 लिख दो। तो बच्चों ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूल्स। अभी तो ये मॉलिक्यूल है, ऊपर वाली कहानी क्या कह रही है कि एक मॉलिक्यूल अगर H2O का लेंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 100 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हो गए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। सो 100 ग्राम वाटर हैज, तो देखो 100 ग्राम पानी की बात करें तो यह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए थे 1/3 इंटू 10⁻25 हो गया, ठीक है। पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो ये बन जाएगा 10/3, तो ये बन जाएगा 3.33 इंटू 10⁻25, ये है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा होगा तो इसको यहां कर देते हैं ऊपर,
तो 100 ग्राम पानी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, एक अब सेकंड पार्ट अगर आपसे देखा जाए तो क्या कह रहा है, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कैसे निकालें, Q इज इक्वल टू एन से। देखो बच्चों, खुद ने बोल दिया टोटल नेगेटिव चार्ज, तो हमें सिर्फ Q इज इक्वल टू एन से Q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, माइनस में आंसर नहीं देना है। तो Q इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3.35 इंटू 10⁻25 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड में, -19 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16×48 हो जाएगा। 16×48 तो 5.3 ले लेते हैं, आंसर आप चेक कर लें सॉल्व करके। ये 25 है, -19 है, तो 25 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10⁻6 आएगा। ये बनेगा बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आता है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आएगा कूलाम में। ये बच्चों ये भी किस पर बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का फुल्का केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट काम हो गया। मोल कंसेप्ट में जो पर मोल, एक मोल की बात करें उसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो होता है 6 × 10⁻23 होता है बच्चों। वो एवोगैड्रो नंबर जो होता है ना वो बच्चों, वो होता है Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल बोल दो, एटम्स बोल दो, पर मोल। क्लियर है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो बच्चों ये भी एक अलग तरह का सवाल था बच्चों। ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, काफी अच्छा सवाल लगता है मेरे को। तो क्या कह रहा है, पर सेकंड, हर एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होने। एक सेकंड पास हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, एक सेकंड पास हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो बोलता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम ऑन द अदर बॉडी। दूसरी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज आने पर, तो जाहिर सी बात है दूसरी बॉडी पर 1 कूलाम, तो उस पर भी 1 कूलाम होगा, बस फर्क क्या है, एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस। तो सिंपल सी बात है 1 कूलाम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम तो देखो, एक तरह से देखा जाए तो पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज अगर लाना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं Q इज इक्वल टू एन से बच्चों, किससे, Q इज इक्वल टू एन से। तो Q हो गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर्ड वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इससे n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो ये बनेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों आपको याद भी होना चाहिए 1 कूलाम के इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, यही कर देते, बहुत जगह अपने पास। तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें ट्रांसफर करने हैं बच्चों वो इतने करने हैं, ये हैं। अब पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये। तो ऐसा बोल सकते हैं यह है रेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफर। लेट मान लेते हैं T इज रिक्वायर्ड टाइम, T इज रिक्वायर्ड टाइम, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा। तो पर सेकंड कितना हो रहा है, 10⁻9। T टाइम में कितने होंगे, T से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहां से रिक्वायर्ड टाइम जो आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों ये नीचे जाएगा तो बनेगा 10⁻9, ऊपर जाएगा तो माइनस साइन, -9। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टाइम आने वाला है वो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट करने का एक तरीका बता दिया। एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल दिया, उसके अंदर और भी लैंग्वेज दे दिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 कूलाम चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज लाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करने पड़ेंगे वो तो ये होगा। और अगर रेट है हमारे पास, रेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो है 10⁹ पर सेकेंड, तो इतना टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, और एनसीईआरटी में इसमें क्या किया, इस टाइम को 365 डेज से डिवाइड किया, सेकंड में कन्वर्ट करके, तो ऐसा कहा गया ये लगभग 200 साल के बराबर होगा, 200 ईयर्स के बराबर। बहुत बड़ा टाइम हो गया, तो यानी 200 साल लगेंगे अगर एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो 200, इस वजह से कहा जाता है 1 कूलाम क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी यूनिट होती है। आगे बात समझ में, इससे समझाया उन्होंने। ये भी एक हमारे पास ये क्या है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हो गया। साथ के साथ इससे बता दिया कि 1 कूलाम अगर इस रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो 1 कूलाम चार्ज एक्वायर करने में जो टाइम लगेगा लगभग 200 साल लगेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगली कहानी पे चलते हैं। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर का तार हो गया, उसका मास दे दिया 6.3 ग्राम। नोइंग दैट मोलर मास, यानी कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल होता है। एटॉमिक नंबर 29 होता है। टोटल चार्ज ऑन ऑल प्रोटॉन्स इन द वायर, यानी इस तार के अंदर जितने भी प्रोटॉन है ना वो निकाल लो, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द वायर इफ इट लूजेज 0.0001% ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब में लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = Ne, Q = Ne, Q = Ne। अब देखो यहां पर पहले तो कंसेप्ट समझना जरूरी है कि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट होगा तभी सेकंड पार्ट आएगा। कि मेरे पास कॉपर का मास दे रखा है, कॉपर का मोलर मास होता है इतना, तो एक तो तरीका है कि 6.35 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने को वो निकाल लूं पर मोल। अगर मैं पर मोल की बात करूं, एक मोल की बात करूं, तो एक मोल का मतलब होगा 63.5 ग्राम कॉपर होगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। पर एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 29। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये एटम न्यूट्रल है, कुछ ना बोला जाए तो हम मान के चलते हैं कि भैया ये जो कॉपर है न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि एक एटम, एटॉमिक नंबर 29 का मतलब है कि अगर कॉपर का एक एटम लूंगा तो उसमें 29 प्रोटॉन होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी कहानी क्या कह रही है कि अगर 6.35 ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाए तो अपनी कहानी हो जाएगी। तो मोल से कर सकते हैं। अभी मैंने पानी वाला सवाल कराया, पानी वाले सवाल में हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, बात वही है। ठीक है, यहां मैं उल्टा करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखो देखो, एक मोल की बात करें, एक मोल कॉपर Cu की बात करें तो बच्चों किसके इक्वल होता है, 63.5 ग्राम। ठीक है, तो 63.5 ग्राम बच्चों एक मोल के इक्वल हो कॉपर का, मुझे ये करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स, उल्टा भी कर सकते हैं या पानी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसमें, 6.35 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूंगा बच्चों, तो ये मेरे पास क्या है, 63.5 ग्राम कितना बताएगा ये, तो ये बन जाएगा 6.35 डिवाइडेड बाय 63.5। ठीक है, केमिस्ट्री कंसेप्ट से कर रहे हैं, 1/10 हो गया, ये बन गया 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं। यही तो है फॉर्मूला केमिस्ट्री का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। मैंने पानी वाले को हमने हमारे कंसेप्ट से कर दिया, छोटी क्लास कंसेप्ट से, 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, 1 ग्राम में इतने, 100 ग्राम में इतने होंगे। या मैं अब अलग कहानी से कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये हो गया मास ऑफ सैंपल और ये हो गया मोलर मास, बस। तो मास ऑफ सैंपल कितना है, 6.3 ग्राम, मोलर मास कितना है, 63.5 ग्राम। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास
इतने मोल कॉपर है, ठीक है। और एवोगाड्रो क्या बोलता है, पर मोल हमारे पास होता है 6 × 10⁻23 होता है। तो अगली स्लाइड पर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, 0.1 मोल हमारे पास कॉपर है, ठीक है। ये कहानी चली, तो 1 मोल कॉपर का लिया, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना आएंगे, 6 × 10⁻23 आ जाएंगे। लेकिन अब कॉपर का कितना है, 0.1 मोल है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे बच्चों वो होंगे 0.6 × 10⁻23, ठीक है, क्योंकि एटम्स होंगे, कॉपर यहाँ पे एटम है। ये तो कहानी आ गई। नाउ कॉपर के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1 एटम ऑफ कॉपर हैज 29 प्रोटॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है। तो एटम हमारे पास इतने हैं, ठीक है। अगले साल देखते हैं। 6.35 ग्राम कॉपर हैज, तो 6.35 ग्राम में अगर आप देखें, बस स्लाइड पीछे कर ले, इतने एटम आ रहे हैं 0.6 × 10⁻23, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चले, तो ये बन जाएगा 0.6 × 10⁻23। तो बच्चों ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए, टोटल एटम्स है ये, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और पर एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 29, या प्रोटॉन, ठीक है। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर एटम, ठीक है। तो ये होगा हैज प्रोटॉन्स, प्रोटॉन बोलो इलेक्ट्रॉन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन NP लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0.6 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं तो क्या है कि थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन कर, इसको थोड़ी देर के लिए 30 मान लें। तो 30 मान लोगे तो ये कितना बनेगा मेरे पास, इसको 30 मान लो, तो 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 18 × 10⁻23, जिसको हम ऐसे ले सकते हैं 1.8 × 10⁻24। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये मैं रफली कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो 29 तो इसके आसपास आएगा, 1.8 से थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है, 1.8 से थोड़ा सा इसके नज़दीक आएगा। चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये 1.8 × 10⁻24 हो गया, ह्यूज गुणो एनी से कर रहे हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19, 1.6 और 1.8 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1.8 × 1.6 इंटू, और ये होगा 24 और -19। तो 24 में से 19 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 24 में से 19 अगर मैं माइनस करता हूं, ये 24 आएगा, ठीक है। तो 24 में से बच्चों 19 माइनस करो तो ये होगा 6 और 5 हो जाएगा, तो 10⁵ ये बच्चों इतना कूलाम चार्ज आएगा, बोलो कोई डाउट। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो भी आएगा, ठीक है, बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत है, समझ में आता है, क्लियर है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी तो है, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलते एक बार क्वेश्चन पे चलते, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। चार्ज कितना एक्वायर करेगा ये वायर अगर इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसका 0.0001%, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻⁻⁻4% लिख सकता हूँ ना। तो सिंपल सी बात है, इस वायर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन से उसका अगर इतना % इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो वायर पे क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अपने को इतना % इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो देखो क्या करते हैं, तो ये है, चलो तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास आ रहा है, ध्यान से समझना मैं किस तरह सॉल्व करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहा है 1.8 × 10⁻24, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको अगली स्लाइड में लेते हैं।
तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और वह है 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर, भूल जाते हैं हम, 24। ठीक है, कितना है 24। अब इसका हमको क्या करना है भाई, इसका करना क्या है, आप यही तो करोगे, इसका 10⁻⁻4 परसेंटेज हटाना है। जब हटा दोगे तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो जो चार्ज आएगा वायर पर वो क्या आएगा हमारे पास, प्लस Ne इंटू 10⁻⁻4। देखो ध्यान से देखना, और सॉरी इधर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इधर मेरा वीडियो आ रहा होगा, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखो तरीका क्या है भाई, ट्रेडिशनल तरीका तो ये बोल रहा है कि भैया मेरे को करना क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका इतना परसेंटेज हटाना है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर। ठीक है, दूसरी बॉडी में दे दिए होंगे, किसको दिया हमें नहीं पता। तो अगर जो चार्ज आएगा उसको क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई मल्टीप्लाई बाय इसका इतना परसेंटेज। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कोई दिक्कत, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। तो आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका इतना परसेंटेज निकालोगे, फिर ई से मल्टीप्लाई करोगे और ये आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा करने की जरूरत क्या, अगर आप देखो ये है क्या, ये जो Ne है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन क्यों करो, ये Ne क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने बताया था, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से मल्टीप्लाई किया था। ये मेरे पास Q आया था कि नहीं आया था, आया था बच्चों। और तो सिंपल सी बात है, ये Q का मेरे को कितना परसेंट लेना है, यानी अगर आपको Q डैश निकालना है तो सिंपल सी बात है, पहले पार्ट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाला है उसका 10⁻⁻4% निकाल लो, वो अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन जरूरत की है, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो फाइनली तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पार्ट बी की बात करें, इसकी जरूरत नहीं है। तो Q डैश इज इक्वल टू, ये रहा Q डैश, टोटल चार्ज का 10⁻⁻4%, तो बच्चों ये -6 हो जाएगा। अभी जो टोटल चार्ज आया हमारे पास, तो देखो टोटल चार्ज क्या है, देख लो, टोटल चार्ज आया 1.8 इंटू 1.6। ठीक है, तो टोटल चार्ज आया 1.8 इंटू 1.6 इंटू, ठीक है, और देखो 10⁻, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बच्चों ये 5 हो गया, ये हो गया 10⁻⁻6 हो गया। बस इतना ही चार्ज वायर पर आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई है। तो ये बन जाएगा 0.18 हो जाएगा, ये बच्चों 1.6 हो जाएगा, और एक कूलाम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो बच्चों ये था पूरा, हमने जो एक इलेक्ट्रोस्टैट का जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बच्चों अगली क्लास में हम इसका जो अगला पार्ट आएगा वो पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ, जिसमें कुलाम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, चाहे वो जेई लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, और साथ के साथ एडवांस लेवल के भी न्यूमेरिकल हम इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों आने वाले सारे लेक्चर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो आपके नीट में भी काफ़ी फायदेमंद होगा, जेई में भी काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इन ये 12th फिजिक्स में मैंने जो स्टार्ट किया, इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इधर उधर किसी किताब में भटकने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों मिलते हैं, जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू वेरी मच।